हेलो साथियों, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस फॉर डेटा साइंस विद आर सॉफ्टवेयर के इस कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हमने आर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करी और हमने उसके अंदर मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस किस प्रकार से किए जाते हैं उसके बारे में बात करी थी। इस लेक्चर में हम आपको इस आर सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे जो बिल्ट इन कमांड्स होते हैं उनको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए उसके बारे में बात करना चाहेंगे। एक्चुअली आर के अंदर ये एक बहुत बड़ी खूबी है कि बहुत सारे कार्य और या जो बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं जो हम स्टैटिस्टिक्स में करना चाहते हैं उसके लिए हमको एक अलग से प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उस कार्य को करने के लिए उन प्रोग्राम को पहले से ही लिख दिया गया है और वो हमारे आर सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन होते हैं, वो पहले से मौजूद होते हैं। तो उन फंक्शन को हम डायरेक्टली वहाँ पे कॉल करके अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए कि कुछ संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि हम अपना सम इक्वल टू ज़ीरो, नम इक्वल टू ज़ीरो, सम इक्वल टू सम प्लस नम करके अपना प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। लेकिन उतना करने की जगह आर सॉफ्टवेयर के अंदर SUM सम नाम का एक उन्होंने फंक्शन पहले से तैयार कर दिया। तो जब भी आपको कभी किन्हीं संख्याओं का योग निकालना है आप इस सम फंक्शन के द्वारा डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमारे पास बिल्ट इन होते हैं, उनको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए और उनको हम अपने कंप्यूटेशन में उनसे हम किस प्रकार से सहायता ले सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। साथ ही हमारे पास एक और एस्पेक्ट है मिसिंग डेटा वैल्यूज़, उसके बारे में भी हम आज यहाँ पे बात करेंगे। मिसिंग डेटा में क्या होता है कि जब भी कभी हम अपना डेटा कलेक्शन करते हैं तो कोई ना कोई कारणवश हमारा कोई डेटा वहाँ पे मिस हो जाता है, उसको हम कलेक्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हम उसको से हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 और हाउस नंबर 5 में जा कर के अपना 5 हाउसेस से अपना डेटा कलेक्ट करना था। हम जब तीसरे नंबर के घर पे पहुंचते हैं तो वह उस घर में हमारा लॉक लगा हुआ है, कोई नहीं है घर में। तो अब अगर हम वहाँ पे ये कहते हैं कि हम यहाँ पे डेटा नहीं कलेक्ट कर पाए तो उसको अपने डेटा में कैसे इंडिकेट किया जाए, और अगर हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू होती है तो हम अपने स्टैटिस्टिकल फंक्शन को या जो बिल्ट इन फंक्शन है उनको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे आज बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम बिल्ट इन फंक्शन और मिसिंग डेटा वैल्यूज़ को किस प्रकार से हैंडल करते हैं। ओके, सो अब जैसा देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हम आर में अपने जब भी डिफरेंट तरीके के कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम अपने प्रोग्राम को खुद से लिखें और दूसरा ऑप्शन होता है कि हमारे पास जो भी हमारे पास बिल्ट इन कमांड्स होते हैं हम उसको यूज़ कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको मान लीजिए कि नहीं तीन संख्याओं का x1 प्लस x2 प्लस x3 का अगर योग निकालना है तो हम लोग अपना प्रोग्राम लिखते थे सम इज इक्वल टू ज़ीरो, नम इज इक्वल टू ज़ीरो और फिर सम इज इक्वल टू सम प्लस नम करके इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम, आपको याद होगा, हम लोग लिखा करते थे। लेकिन उसकी जगह आर के अंदर हम एक बिल्ट इन फंक्शन पहले से तैयार कर दिया गया है सम, किसके अंदर इस तरह की प्रोग्रामिंग पहले से कर दी गई है। तो इस तरह के हमारे पास भिन्न भिन्न कार्य करने के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और यहाँ पे हम इस बात को समझना चाहते हैं कि इन फंक्शंस को हम किस प्रकार से यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहेंगे और किस प्रकार से हम उनकी सहायता लेकर के अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे जाने के पहले हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे इन फंक्शन को इस्तेमाल करने के बारे में। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हमारे पास चार संख्याएं हैं 4.2, 3.7, -2.3 और 4, और इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है MEX मैक्स, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए हमने यहाँ पे दो तरीके लगाए। एक बार हमने अपने डेटा को C कमांड का इस्तेमाल करे बिना मैंने डेटा को कॉमा से सेपरेट करके पैरेंथेसिस में लिख दिया, और दूसरी जगह पर मैंने उसी डेटा को C कमांड का इस्तेमाल करते हुए डेटा को दिया और फिर उसके ऊपर हमने मैक्सिमम कमांड को यूज़ किया। तो आप ये देख सकते हो कि 4.2, 3.7, -2.3 और 4 में कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होती है 4.2,
राइट तो और यहाँ भी आंसर हमारा 4.2 आ रहा है, लेकिन हम जब अपना सी कमांड को भी इस्तेमाल करते हैं तो भी हमारा यहाँ पे उत्तर 4.2 ही हमारा आ रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि जब हमने यहाँ पे सी कमांड का इस्तेमाल किया और सी कमांड का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन दोनों में उत्तर हमारा एक सही आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ पर हमने मैक्सिमम की जगह मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करी, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 4.2, 3.7, -2.3 और 4 हमारी कितनी होती है, -2.3। और इसी डेटा को मैंने अगर अपने सी कमांड के साथ में अगर दिया, अगर को भी देखिए हमारी वैल्यू -2.3 आ रही है। तो यहाँ पे हमारा दोनों में अंतर क्या है कि एक जगह पर मैंने सी कमांड का यूज़ करे बिना डेटा दिया है और दूसरी जगह पर हमने सी कमांड का इस्तेमाल करते हुए डेटा दिया, लेकिन दोनों का उत्तर सेम आ रहा है। अब इस जगह पे हमारे सामने एक प्रश्न ये आता है कि जब भी कभी हम अपने इन बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करना चाहते हैं, देन हमको क्या करना चाहिए। हमको क्या सी कमांड का यूज़ करना चाहिए कि हमको सी कमांड का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो देखिए, हमारी आपको एक बहुत ही सिंपल सी राय ये है कि आप जब भी कभी इस तरह का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं तो अपने डेटा को हरदम सी कमांड के द्वारा ही दीजिए। कारण ये है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे जो हमारे सी कमांड के साथ काम करेंगे और कुछ फंक्शन होंगे जो हमारे बिना सी कमांड के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर हम सी कमांड नहीं देंगे तो बहुत बार वो फंक्शन जो हमारी खाली पहली वैल्यू है उसको कंसीडर कर लेते हैं, और जब भी कभी हम अपनी एक लंबी प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें से दिक्कत क्या आती है कि किसी भी स्टेप पर अगर हमारा कोई भी आउटकम अगर आ रहा है, वो आउटकम अगर गलत आ जाता है और उसका आगे इस्तेमाल हो जाता है, तो हमारे लिए यह निकालना बहुत ही कठिन हो जाएगा कि किस वैल्यू में कहाँ पर क्या गलती हो रही है। तो इसलिए मेरी आपको एडवाइस ये है कि जब भी कभी आप बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल करें, आप इस सी फंक्शन के द्वारा ही अपने डेटा को आगे देने की कोशिश करें। राइट, हमारे पास देखिए बहुत सारे इस तरह के फंक्शन होते हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले हम आपको ज़रा से ये करके दिखा दें यहाँ पे कि इससे क्या होता है। तो देखिए, अपने आर कंसोल में हम आते हैं और हम यहाँ पर अगर हम कहते हैं मान लीजिए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी है 1, 2, 3, 4, तो आपने देखा कि ये हमारी वैल्यू 4 आ गई। और इसी के साथ में अगर यहाँ पे सी कमांड अगर अपना लगा दिया और इस डेटा को मैंने अगर सी के साथ में कंबाइन कर दिया है तो भी इसकी देखिए वैल्यू हमारी 4 आ गई। और वही कार्य अगर हम अपने मिनिमम फंक्शन के साथ भी करते हैं तो भी देखिए इसमें इसकी मिनिमम वैल्यू 1, 2, 3, 4 की कितनी होती है, 1। और अगर हम इसमें से डेटा सी कमांड को यूज़ करते हैं तो भी हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है, 1। लेकिन अब अगर हम मान लीजिए अपना मीन निकालते हैं, मीन ऑफ 1, 2, 3, 4, राइट। अब आप ये बताइए 1, 2, 3, 4 का मीन कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 4 2.5। तो इसका आंसर हमारा 2.5 आना चाहिए, लेकिन देखिए क्या आ रहा है, 1। इसने क्या किया, इसने खाली जो हमारी पहली वैल्यू होती है उसको उसने कंसीडर कर लिया है। लेकिन इसी कमांड में अगर हम मान लीजिए अपने अगर सी कमांड का अगर हम यूज़ कर लेते हैं, देन आप देखेंगे कि हमको सही वैल्यू मिल जाएगी 2.5। तो अब आप ये बताइए कि आपने देखा कि मिनिमम मैक्सिमम में तो बिना सी के काम बन गया, लेकिन मीन कमांड में हमारा सी के बिना काम नहीं बनता है। तो ऐसे केस में हम ये भला कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे हमारी वैल्यू 1 सही है कि 2.5 सही है। इसलिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप जब भी कभी बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करें, आप हरदम उसमें सी कमांड को यूज़ करें। राइट, चलिए अब हम अपने स्लाइड पे लौटते हैं और जो हमारे और भी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। हम आपको ये भी पहले बता दें कि हमारे पास काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको एक कुछ फंक्शंस के बारे में खाली बता रहे हैं। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इन फंक्शन के द्वारा हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इनको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करें और ये किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन आपको जब भी कभी इस्तेमाल हो, आप हेल्प में जा कर के इन फंक्शन को ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, अगर हम कह दें कि अगर हमारे पास x और y कोई दो न्यूमेरिकल वैल्यू के डेटा वेक्टर हैं, तो उसके ऊपर अगर हमको अपने डिफरेंट ऑपरेशन करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, एक हमारा फंक्शन होता है ABS, ये हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने में यूज़ होता है। ऐसे ही हमारे पास अगर स्क्वायर रूट अगर हमको निकालना है तो हमारा फंक्शन होता है
SQRT। उसी तरीके से राउंडिंग करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए हमारे पास फंक्शन होते हैं राउंड, फ्लोर, सीलिंग। उसी प्रकार से अगर हमको कई सारी संख्याओं का अगर मुझको सम या प्रोडक्ट अगर निकालना होता है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है SUM सम और PROD प्रोडक्ट के लिए। और पैरेंथेसिस में हम अपना डेटा वेक्टर लिख देते हैं, जिससे उस डेटा वेक्टर के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं सभी का सम या प्रोडक्ट निकल आता है। उसी प्रकार से लॉगरिथमिक फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमारे पास फंक्शन होते हैं log, log10, log2। जैसे मुझे पता है कि log के एक डिफरेंट तरीके से बेसेस होते हैं, जैसे हम कहते हैं log बेस 10 या ln हमारा log e के बराबर होता है, log बेस e होता है। उसी तरीके से हमारे पास इस तरीके की चीज़ें होती हैं। उसी प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमारा कमांड होता है EXP। और भिन्न भिन्न तरीके के जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनसे उसके लिए कमांड हमारा होता है साइन, कॉस, टैन। और कॉसेक से कॉट के लिए हमारे कमांड होता है ए साइन, ए कॉस और ए टैन। उसी तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमारा कमांड होते हैं साइन एच, कॉस एच, टैन एच, ए साइन एच, ए कॉस एच, ए टैन एच इत्यादि। राइट। इसके अलावा हमारे पास ग्राफिकल और स्टैटिस्टिकल फंक्शन को यूज़ करने के लिए भी डिफरेंट कमांड होते हैं। जैसे अगर मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना है कुछ वैल्यूज़ का, उसके लिए हमारा कमांड होता है मीन, MEAN। अगर हमको अपने डेटा की मीडियन वैल्यू निकालनी है तो मीडियन को निकालने के लिए हमारा कमांड होता है मीडियन, MEDIAN। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमारे पास कमांड होता है SD। वेरिएंस निकालने के लिए हमारा कमांड होता है VAR। और अगर हमको किसी डेटा वेक्टर में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं उसकी संख्या अगर निकालना अगर है तो उसके लिए हमारा कमांड होता है लेंथ। साथ ही हमारे पास डिफरेंट तरीके के ग्राफिक्स को तैयार करने के लिए भी बहुत से बिल्ट इन कमांड्स होते हैं, जिसमें से एक कमांड हमारा होता है प्लॉट। तो PLOT, ये जो प्लॉट और पैरेंथेसिस में X और Y जब हम लिख देते हैं तो ये हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो ग्राफिक्स होते हैं उनको तैयार करते हैं। और यहाँ पे आप मान सकते हो कि X में हम जो हमको डेटा X एक्सिस पे देना है उसको देते हैं और Y के द्वारा हम Y एक्सिस पे जो डेटा देना है हम उसको देते हैं। उसी प्रकार से कुछ और कार्य भी होते हैं, जैसे कि अगर मुझे लोअर केस अल्फ़ाबेट्स को अपर केस अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करना है, अर्थात स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो उसका कमांड हमारा होता है टू अपर। और पैरेंथेसिस में हम अपने जो भी अल्फ़ाबेट्स हम लिख देते हैं। उसी प्रकार से हमारा अगर हम जो कैपिटल लेटर्स हैं, अपर केस अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको अगर हम लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में बदलना चाहते हैं, जैसे कि कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर्स में, तो इसके लिए हमारा कमांड होता है टू लोअर। इसी प्रकार के हमारे एक बहुत लंबी लिस्ट होती है जहाँ से हम इन कमांड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इन कमांड्स की सहायता से हम अपनी प्रोग्रामिंग को बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं और जिसके द्वारा हमारा काफ़ी समय भी बच जाता है। राइट। अब हम यहाँ पे कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों के द्वारा हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे फंक्शन किस प्रकार से कार्य करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन लेते हैं, SQRT। अब SQRT में अगर मुझको 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, अर्थात इस तरह की बात करनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो इसके लिए हमने सिंपल लिख दिया SQRT 4 और इसका उत्तर देखिए आ जाएगा 2। अब ये जो हमारा कमांड होता है इसको हम किसी एक सिंगल डेटा या हम अपने डेटा वेक्टर के ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर हमने कोई एक डेटा वेक्टर लिया, सपोज 4, 9, 16, 25, और उस पर मैंने अपना अगर स्क्वायर रूट फंक्शन निकाल दिया तो ये स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा हर एक एलिमेंट के ऊपर आकर के ऑपरेट हो जाता है इस प्रकार से। अब देख सकते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। और ये एक इसका स्क्रीनशॉट भी है। राइट। उसके अलावा आप ऐसी अगर स्क्वायर रूट ऑफ अगर 9 निकालना चाहें तो आ जाएगा 3। उसी प्रकार से मैंने एक और डेटा वेक्टर लिया 9, 25, 36, 49 और इसका स्क्वायर रूट निकाला तो देखिए ये 3, 5, 6, 7 आ गया। राइट। अब उसी प्रकार से अगर हम मान लिए अपने किसी डेटा वेक्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनका सम निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कमांड होता है SUM। तो हमने अपना डेटा वेक्टर लिखा 2, 3, 4, 5। तो ये हमको जब हम इसके ऊपर सम को ऑपरेट करेंगे तो ये हमको बेसिकली 2 + 3 + 4 + 5 की वैल्यू दे देगा। राइट। तो ये देखिए कितनी आ गई, 14। उसी तरीके से अगर हम अपने डेटा वेक्टर के अंदर सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कमांड होता है PROD। तो कैसे हमारा डेटा वेक्टर है 2, 3, 4, 5, तो बेसिकली यहाँ पे हम 2 × 3 × 4 × 5 निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हम कमांड यूज़ कर लेंगे PROD और उसके द्वारा हमको उत्तर मिल जाएगा 120। राइट। तो आपने देखा कि ये सब को इस्तेमाल करना देखिए बहुत ही आसान काम होता है। और उसके
अलावा इसमें से एक ख़ास बात यह है कि अगर हम अपने किसी वेरिएबल को भी किसी नए वेरिएबल के अंदर हम असाइन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर हमने एक डेटा वेक्टर लिया है x2345, अगर हम इसमें से इसका स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम इसको एक नए वेरिएबल में डिफाइन कर देंगे y = x हैट 2। तो क्या होगा कि जब हम ये करेंगे तो ये जो हमारा हैट 2 है ये हमारा हर एक वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा और हमको वैल्यूज़ मिल जाएंगी 4, 9, 16, 25। अब नाउ अगर आप ये समझिए कि आपको एक फंक्शन निकालना है समेशन xi² i goes from 1 to n, इसको आपको कंप्यूट करना है। अब इसको कंप्यूट करने के लिए पहले तो आपने जैसे करके रखा होगा कि सम इक्वल टू 0, नम इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस नम इत्यादि करके आपने पहले ये निकाला होगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से करके निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले तो निकालना है xi²। निकालने के लिए आपने क्या कर दिया, आपने अपना जो भी एक डेटा वेक्टर लिखा उसको आपने लिख दिया x हैट 2 और उसके बाद में आपको निकालना है इसका सम। तो सम निकालने के लिए आपने यहाँ पे लिख दिया सम x हैट 2। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये x हैट 2 को निकालेगा अर्थात 2², 3², 4², 5² निकालेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सम कर देगा और आपको उसका उत्तर 54 मिल जाएगा, राइट। और उसी तरीके से अगर हमको मान लीजिए हमारे स्टैटिस्टिक्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी होती है समेशन i goes from 1 to n xi - x bar होल स्क्वायर। x बार हमारा क्या है, ये हमारा मीन है, अर्थमेटिक मीन, राइट। इसी को अगर हम एक्सपेंड कर दें तो ये देखिए इस तरीके से बन जाएगा समेशन i goes from 1 to n xi² + x bar स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x bar इंटू xi, और ब्रैकेट को जब हम अंदर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, i goes from 1 to n xi² + n times x bar स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x bar इंटू समेशन n i goes from 1 to n xi। तो समेशन xi को हम लिख सकते हैं n इंटू x बार, तो ये हमारा हो जाएगा समेशन i goes from 1 to n xi² + nx बार स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ nx बार स्क्वायर, और ये हमारा समेशन xi² माइनस nx बार स्क्वायर आ जाएगा। इस क्वांटिटी को अगर मुझे कंप्यूट करना है तो हम इसको डायरेक्टली अपने बिल्ट इन फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम उसको डायरेक्टली यहाँ पे उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं समेशन xi²। तो इसके लिए तो मैंने आपको अभी पहले करके बता दिया कि आपका ये एक्सप्रेशन आ जाएगा समेशन x हैट 2, राइट। उसके बाद में आपका हो गया n आपका क्या है, ये हमारे x के अंदर कितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या है, तो इसके लिए हमारा कमांड होता है लेंथ, तो हमने कर दिया लेंथ ऑफ x। फिर हमको निकालना है यहाँ पर x बार निकालने के लिए हमारा कमांड होता है मीन ऑफ x, और फिर हमको इसका स्क्वायर निकालना है तो हमने इसको मीन ऑफ x हैट 2 कर दिया। तो देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने एक ही लाइन में एक ही कमांड के द्वारा लिख दिया, और आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ x यहाँ पे आ जाती है 4 और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी आपकी 5, राइट। तो चलिए हम ज़रा सा इन पहले अपने एक्सप्रेशन को ज़रा सा आर सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं और उसके बाद हम आपको बाकी एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए अगर हमने यहाँ पे एक कमांड हमने अगर ले लिया, सपोज़ मैंने एक डेटा वेक्टर ले लिया, सपोज़ ये हम इसकी पहले एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों निकालते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 हमारी कितनी होगी, 7। और इसी में अगर हम मान लिए एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर हम किसी डेटा वेक्टर के फॉर्म में देते हैं तो -7 - 8 और से है 9, तो देखिए ये कितनी होगी। तो इसने एब्सोल्यूट वैल्यू को उसने हर एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट कर दिया, तो -7 का 7 हो गया, -8 का 8 हो गया और 9 का 9 हो गया। उसी तरीके से अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। और इसी में अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ से है 4, 9, 16 की बात अगर हम करते हैं तो आप ये देखेंगे ये हमारा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इस कितना है 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 4। तो ये हमारा यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन भी हमारा आ गया। और अगर हमने मान लीजिए कोई अगर अपना एक अगर मैंने लिया हुआ है x = एक हमने डेटा वेक्टर से C 2 3 4 5, राइट। और अगर हमको इसका अगर सम ऑफ स्क्वायर्स अगर निकालना अगर है तो हम कैसे कर देंगे, सम x हैट 2, राइट। तो देखिए कितना हो गया 54।
और उसी के बाद में अगर हम मान लीजिए अपने इस कमांड को अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को, तो उसके लिए हम अपने कमांड को लिख देंगे यहाँ पे, देखिए इस तरह समेशन एक्स स्क्वायर एक्स हैड टू माइनस लेंथ ऑफ एक्स इंटू मीन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका उत्तर आ जाएगा आपका 5। तो आपने देखा कि इस तरह के कैलकुलेशंस को करना यहाँ पे आर में बहुत ही आसान हो जाता है। और उसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं आपको समझाने के लिए कि हमारे पास 2 डेटा वेक्टर हैं और हमको क्या करना है, उनकी जो भी रिस्पेक्टिव प्लेसेस हैं उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालना है। अर्थात कि हम जो x1 और x2 दोनों डेटा वेक्टर में पहले स्थान पे जो वैल्यूज़ हैं 2 और 6 उनको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर हम दूसरे स्थान की वैल्यू हैं 3 और 7 उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर हम तीसरे स्थान पे जो वैल्यूज़ हैं 4 और 8 उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फिर हम 5 और 9 2 वैल्यूज़ हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और फिर हम सभी को सम करना चाहते हैं। तो इस तरह का मुझको एक एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, जैसे आपने पढ़ के रखा हुआ है कि अगर हम x1 इंटू x2 करेंगे तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, राइट। तो हम यहाँ पे x1 इंटू x2 करेंगे और उसके बाद में हमको उनका सम निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए मुझको यहाँ पे वैल्यू 110 मिल जाएगी। तो देखिए इस तरह के एक्सप्रेशंस हमारे स्टैटिस्टिक्स में बहुत जगह काम आते हैं और इस तरह के बिल्ट इन फंक्शन हमारे उन एक्सप्रेशन को कंप्यूट करना बहुत ही आसान कर देते हैं, राइट। ओके, अब हम अपने एक नए एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये एस्पेक्ट है मिसिंग डेटा के बारे में, अर्थात हमारा डेटा खो गया है। खोने का क्या मतलब होता है कि बहुत बार हम जब भी अपना एक एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारा डेटा किन्हीं कारणोंवश हमको मिल नहीं पाता है। जैसे मैंने कहा कि हमको एक सर्वे करना है और सर्वे में हमारे पास हाउस नंबर से H1, हाउस नंबर 2 H2, हाउस नंबर 3 H3, हाउस नंबर 4 H4 और हाउस नंबर 5 H5 है। 5 हमको जो जगह पे जाना है, 5 हाउसेस में जा करके वहाँ के लोगों से डेटा पूछ करके हमको उसकी एंट्री करनी है। अब हम जब 3 नंबर हाउस में पहुँचते हैं तो वहाँ पे ताला बंद है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है। अब हम क्या करें, अब हमारे पास 2 ऑप्शंस है, या तो हम अपने H1 का डेटा ले आएँ, H2 का डेटा ले आएँ, H4 का डेटा ले आएँ और H5 का डेटा ले आएँ। लेकिन इस डेटा सेट को देख करके ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमने H3 का डेटा सेट लिया था कि नहीं लिया था, हाँ, या हमको डेटा नहीं मिला या उसको हमने अपने सैंपल में नहीं लिया था। तो इसलिए हम इस बात को दिखाने के लिए कि हमको 5 जगह से ऑब्जर्वेशन लेने थे, लेकिन हमारे S3 जो हाउस नंबर से हमको कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिला है, उसको हम एक मिसिंग वैल्यू की तरह हम उसको ट्रीट कर लेते हैं और इस मिसिंग वैल्यू को हमको NA से हम दिखा देते हैं। एक्चुअली में हर एक सॉफ्टवेयर में मिसिंग वैल्यूज़ को इंडिकेट करने के लिए कोई ना कोई एक वेरिएबल होता है। उसी प्रकार से R के अंदर भी जो हमारा कैपिटल NA है, ये हमारा इंडिकेट करता है कि हमारी वैल्यूज़ मिसिंग हैं। तो और जो हमारा NA होता है ये हमारा एक रिजर्व वर्ड होता है, अर्थात कि आप NA को आप खाली मिसिंग वैल्यू को ही इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई और वेरिएबल के लिए आप उसको दिखा नहीं सकते हैं। तो जब भी हमारे पास डेटा आता है तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है क्या हमारे इस डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है। अब जब हम अपने डेटा साइंस की बात करते हैं तो जहाँ पे हज़ारों लाखों का हमारे पास डेटा एक साथ आता है, उसमें से अपनी आँखों से देख करके ये पता करना कि कोई डेटा मिसिंग है कि नहीं है, ये बहुत ही कठिन काम है। उसके लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं is.na। इसके द्वारा हमको ये पता चल जाता है कि क्या इस डेटा सेट में कोई डेटा वैल्यू मिसिंग है, और जैसे कि इसका नाम सर्च करता है is.na, क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, राइट। तो इसको हम आपको दिखाने के लिए काम करते हैं। एक हम वैल्यू ही लेते हैं कैपिटल N कैपिटल A। इसका मतलब होता है कि ये डेटा हमारा मिसिंग है और उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं x में, और फिर हम ये अपना कमांड यूज़ करते हैं is.na x। तो देखेंगे इसने हमको क्या दिया, आंसर क्या दिया, ट्रू। ट्रू का क्या मतलब होता है, सही, अर्थात यस, इसमें कोई डेटा वैल्यू मिसिंग है। अब देखिए ये जो हमने लिखा है यहाँ पे कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल U, कैपिटल E, ये भी हमारा एक रिजर्व वर्ड होता है और उसके द्वारा हमको ये पता चल रहा है कि इस डेटा सेट में कोई वैल्यू मिसिंग है या नहीं है। अगर कोई वैल्यू मिसिंग होती यहाँ पे तो हमको ये ट्रू की जगह फॉल्स दे देता।
राइट। तो देखिए ये जो हमारे ट्रू और फॉल्स हैं इनको हम अपर केस अल्फ़ाबेट्स में अर्थात कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और ये दो एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर करने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये दोनों ट्रू और फॉल्स जो हमारे होते हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं, इनको आप किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और अगर मुझको इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना अगर है तो ट्रू की जगह हम कैपिटल टी और फॉल्स की जगह हम कैपिटल एफ को भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसा मैंने बताया कि ट्रू और फॉल्स दोनों केस सेंसिटिव हैं, अर्थात हमको उनको खाली कैपिटल लेटर्स की तरह ही यूज़ करना है। अगर हम उसको अपने लोअर केस अल्फ़ाबेट में जैसे ट्रू या फॉल्स की तरह लिखेंगे, देन ये कैपिटल लेटर से लिखे जाने वाले ट्रू और फॉल्स और लोअर केस अल्फ़ाबेट से लिखे जाने वाले ट्रू और फॉल्स दोनों अलग अलग होंगे, दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, दोनों का मतलब अलग अलग होगा। राइट। यहाँ पर आपको कुछ एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा हम आपको ये दिखाते हैं कि अगर कोई आपके पास डेटा वेक्टर आता है तो उसमें से आप किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे और किस तरीके से मालूम करेंगे कि उस डेटा वेक्टर में कोई मिसिंग वैल्यू है या नहीं। राइट। तो हमने देखिए एक डेटा वेक्टर ले लिया यहाँ पे जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40। यहाँ तो कोई भी मिसिंग वैल्यूज़ नहीं है। अपना कमांड अगर हम यहाँ पे देंगे is.na तो देखिए इसने हमको दे दिया फॉल्स 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 फॉल्स। ये जो पहला वाला फॉल्स है ये हमारी जो पहली वैल्यूज़ है उसको करस्पॉन्ड कर रहा है। जो दूसरा वाला फॉल्स हमारा है ये हमारी दूसरी वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है। जो हमारा तीसरा वाला फॉल्स है ये हमारी वैल्यू जो है 30 है ये उसको करस्पॉन्ड कर रहा है। और जो चौथा वाला हमारा फॉल्स है ये हमारी जो चौथी वैल्यू है 40 ये उसको करस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस डेटा सेट में हर जगह दिया हुआ है फॉल्स, अर्थात कि कोई भी हमारी मिसिंग वैल्यू नहीं है। अब इसी डेटा सेट में हम एक मान लीजिए हम एक काम करते हैं, एक वैल्यू को हम NA कर देते हैं, अर्थात हमारी जो दूसरी वैल्यू को हमने मिस कर दिया। और फिर से इसके ऊपर जब हम अपना is.na का हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो देखिए हमारा इस तरह का आउटकम आता है। तो आप ये देखेंगे कि जो दूसरे प्लेस पर हमारा ये जो वैल्यू है ट्रू हो गई और जबकि हमारी बाकी पहली, तीसरी और चौथी जगह पर वैल्यू हमारी फॉल्स है जो हमारी 10, 10, 30 और 40 को करस्पॉन्ड कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसने मुझे इस कमांड ने बता दिया कि दूसरे नंबर पर जो वैल्यू है वो मिसिंग है। अब जब मिसिंग होती है तो उसके लिए आपको अपने जो सिंटैक्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होता है। अब इसी एग्जांपल में अगर हम मान लीजिए एक और वैल्यू को अगर हम मिस कर देते हैं, मैंने दूसरी और तीसरी वैल्यू को कर दिया NA। अब आप देखेंगे कि जब आप यहाँ पे is.na का कमांड लगाते हैं तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे वैल्यू पर दोनों जगह ट्रू आ जाता है और पहली और चौथी जगह पर हमारी वैल्यूज़ हैं तो वहाँ पे हमारा फॉल्स आ जाता है। राइट। तो इस तरह से हम इस को अपने R कंसोल में करके देखते हैं कि देखिए क्या यहाँ पे होता है। तो अगर हम कह दें कि x इक्वल टू हमारा है NA। राइट। अब हमने यहाँ वहाँ पे कह दिया x इक्वल is.na x। आप देखेंगे ये आ गया ट्रू। अब एक हमने x में हमने एक वैल्यू ले ली, मान ली C1, 2, 3, 4 और यहाँ पर हमने अपना कमांड लगाया is.na। तो देखिए चारों की चारों वैल्यूज़ हमारी फॉल्स आ गई, मतलब कि इसमें कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। इसका मतलब यही तो है फॉल्स का मतलब कि is.na फॉल्स है, मतलब कि कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। और इसी में अगर हम मान लीजिए अपने x में अगर हम मान लीजिए अंतिम वैल्यू को अगर हम na कर देते हैं और फिर हम कहते हैं is.na.x तो देखेंगे आप ये देखेंगे कि जो हमारी चौथी वैल्यू है ये हमारी ट्रू हो गई। तो ये दिखा रही है कि जो चौथी वैल्यू हमारे x डेटा वेक्टर में है वो हमारी मिसिंग है। उसी तरीके से x में अगर हम एक अपनी जो तीसरी वैल्यू को भी अगर हम na कर देते हैं तो is.na लगाने पर हमको जो तीसरी और चौथी वैल्यू है वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जो ये इंडिकेट करेंगे कि जो तीसरी और चौथी पोजीशन पर जो वैल्यूज़ है हमारी x डेटा वेक्टर में वहाँ पर वैल्यू मिसिंग है और जो पहली दो पोजीशन पे फॉल्स आ रहा है इसका मतलब कि वहाँ पर कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। राइट। तो आपने देखा कि इसको समझना, ऑपरेट करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन इससे होगा क्या, इसको हम किस प्रकार से हैंडल करते हैं, ये आपको हम एक उदाहरण के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे पास डेटा वेक्टर में 4 वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30 से NA और 40। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी वैल्यू है NA ये इंडिकेट कर रही है कि तीसरी पोजीशन पर जो वैल्यू है वो हमारी मिसिंग है। राइट। अब अगर हमको इसका x का मीन अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या चाहते हैं निकालना,
10 + 20 + NA + 40 डिवाइडेड बाई 4। देखिए हम जब इसको अपने आर में एग्जीक्यूट करते हैं मीन एक्स कमांड को, तो हमारा उत्तर आता है NA, अर्थात कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, मतलब NA आ गया। इसका मतलब कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए आप क्या चाहते थे, आप तो ये चाहते थे कि आपको इस डेटा वेक्टर में से जो जो वैल्यूज़ मिसिंग हैं उनको हम हटा दें और बाकी जो हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं उसका हम आपको अर्थमेटिक मीन निकाल दें। तो बेसिकली आपको क्या करना था, 10 + 20 + 40 डिवाइडेड बाई 3, इसकी वैल्यू कितनी आती है 23.33, ये आपको निकालनी थी। तो आपने क्या किया, आपने अपने मीन कमांड को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और आपने na.rm = true ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। तो na.rm का क्या मतलब होता है, na मतलब मिसिंग वैल्यूज़, rm का मतलब रिमूव, मतलब अर्थात कि आपको मिसिंग वैल्यूज़ को रिमूव करना है। आपने उत्तर दिया ट्रू, हाँ करना है, तो उसने मिसिंग वैल्यू को यहाँ से हटा दिया और मिसिंग वैल्यू को हटाने के बाद में जो बाकी बची वैल्यू थी उसका उसने आपको अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और भी बताना चाहेंगे कि हम स्टैटिस्टिक्स में जब हम मिसिंग वैल्यूज़ की बात करते हैं तो हमारे पास एक पूरा एरिया होता है मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने का, जहाँ पर हम ये भी करते हैं कि जो हमारी वैल्यू मिसिंग हो गई हैं उनको हम जो हमारी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं उनकी बेसिस पर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं वहाँ पर रिप्लेस करके अपने डेटा को रिपेयर करके हम अपनी एनालिसिस फिर से करते हैं। लेकिन हम उस डीप में यहाँ पर नहीं जा रहे हैं और उस हम एरिया की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि अगर आपके डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है देन आप अपने डिफरेंट तरीके के फंक्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे मीन का एग्जाम्पल लिया और यहाँ पे मैंने आपको na.rm = true का इस्तेमाल करके दिखाया। इसमें से क्या हुआ कि na.rm का मतलब है कि मिसिंग वैल्यू को हटा करके बाकी बची हुई वैल्यू का अर्थमेटिक मीन निकालिए। ये उदाहरण तो मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जब भी कभी किसी फंक्शन की बात करेंगे तो हर फंक्शन के अंदर ये वाला ऑप्शन उपलब्ध होता है कि या तो डेटा हमारा कंप्लीट होगा या हमारा कोई डेटा मिसिंग होगा। तो वहाँ पे यूजुअली हमारा na.rm = true काम कर जाता है। लेकिन मेरी आपको सलाह यही है कि जब भी आप कोई फंक्शन इस्तेमाल करें देन उसमें से आप उसका हेल्प में जा कर के ये ज़रूर देखें कि इस फंक्शन में मिसिंग वैल्यू को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा। और जब भी आपके पास डेटा आता है तो सबसे पहला आपका काम होता है कि आप उस डेटा में से देखिए कि क्या कोई मिसिंग वैल्यू है, और अगर मिसिंग वैल्यू है देन आपको na.rm का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर नहीं है देन आपको यूजुअल वे में हम जो काम करते हैं उसका आपको काम करना पड़ेगा। राइट, अब हम ज़रा सा आपको यहाँ पर देखिए, यही आपको हम डेटा लेकर के दिखाते हैं। तो x हमने लिया, देखिए C1, 2 और यहाँ पे मैंने कर दिया na एंड कॉमा कर दिया से 4। राइट, अब हम यहाँ पे देखिए x हमारा ये आ गया। अब हम निकालते हैं यहाँ पे मीन ऑफ x, तो देखिए कितना आ गया na। लेकिन अगर हम इसी में अगर हम यहाँ पे ये वाला कमांड ले लें na.rm = true, राइट, तो देखिए ये मुझको 2.33 दे देगा। इसने क्या किया, इसने 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 डिवाइडेड बाई 3, इसने 2.33 हमको उत्तर यहाँ पे दे दिया। इसलिए आपको हर कमांड को यूज़ करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उसमें मिसिंग डेटा है तो आपको उसको एक अलग तरीके से सॉल्व करना है, और अगर नहीं है तो उसको आपको एक अलग तरीके से सॉल्व करना है। सो नाउ अब हम आपको एक और एस्पेक्ट के बारे में बता दें कि जब भी हम कभी मिसिंग डेटा की बात करते हैं तो बहुत सारे फंक्शन हमको na की जगह null को भी हमको वहाँ पे उसका आउटकम देते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये जो हमारा कैपिटल Na है और कैपिटल ULL है, ये हमारे दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, दोनों का अपना अपना अलग अलग रोल होता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि Na और नल दोनों हमारे केस सेंसिटिव होते हैं और दोनों को मुझे कैपिटल लेटर्स में ही लिखना पड़ता है। अगर हम मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर हम कैपिटल Na को अगर हम लोअर केस अल्फ़ाबेट से स्मॉल n स्मॉल a अगर हम लिख देंगे तो ये हमारे दोनों अलग अलग हो जाते हैं। अब देखिए Na और नल में क्या अंतर होता है। Na हमारा एक प्लेस होल्डर होता है और ये इंडिकेट करता है कि कोई चीज़ वहाँ पे एग्जिस्ट करती है जो अब खो गई है, जो अब मिसिंग है। लेकिन जो हमारा नल होता है ये हमको इंडिकेट करता है कि
यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं। ऐसे उदाहरण के लिए हमने आपको अभी उदाहरण लिया जहाँ मैंने हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4 और हाउस नंबर 5 का डेटा कलेक्ट करने के लिए कहा। अब अगर यहाँ पे हाउस नंबर 3 में यहाँ पे ताला बंद था, आपको डेटा नहीं मिला, तो हमने इसको यहाँ से कर दिया NA। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि हाउस नंबर 6 का डेटा क्या होगा, तो यहाँ तो हाउस नंबर 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो हाउस नंबर 6 का जो डेटा होगा वो हमारा NULL नुमाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाउस नंबर 6 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था जिसके बारे में आप उस डेटा को मांगने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए देखिए ये हमारा यहाँ पर NA और नल का अंतर होता है। और जब भी आप कभी अपने स्टैटिस्टिकल फंक्शन को यूज़ करेंगे देन आपको ये दोनों NA और नल दोनों के आउटकम दिखाई देंगे और जहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, राइट। तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं। तो आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने दो एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कशन किया है। एक तो हम अपने R के अंदर निहित बिल्ट इन फंक्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हमने मिसिंग डेटा के बारे में। अब आपको क्या करना है कि आपको ये जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, मैंने तो यहाँ बहुत थोड़े से ही लिए हैं, आपके एरिया में जो भी आपके कार होते हैं उस तरीके के आप भिन्न भिन्न प्रकार के बिल्ट इन फंक्शन को आप देख सकते हैं और उसको आप एक बार एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए। और साथ में ख़ास बात आपको क्या करनी है, आपको डिफरेंट तरीके के फंक्शंस के कॉम्बिनेशंस लेने हैं कि मिनिमम प्लस मैक्सिमम या मिनिमम प्लस मैक्सिमम की एब्सोल्यूट वैल्यू, इस तरह के आप जो भी कॉम्बिनेशन लीजिए और देखिए कि आपको किस प्रकार का आउटकम निकालना है, वो क्या आउटकम वहाँ से मिल रहा है। पहले आप सोचिए कि आपको एक ये आउटकम इस प्रकार का निकालना है और उसको आप अपने इन बिल्ट इन फंक्शन की सहायता से निकालने की कोशिश करिए और उसको वेरीफाई करिए कि क्या आपको वही आउटकम दे रहा है जो आपको चाहिए था। और साथ ही मैंने आपको मीन फंक्शन का तो इस्तेमाल लेकर के मिसिंग वैल्यू को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में बता दिया, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे हमारे पास फंक्शंस हैं। एक तो बहुत ही कॉमन फंक्शंस हैं, सम, प्रोडक्ट, मीडियन इत्यादि, जिनके बारे में आपको मालूम ही होगा। ज़रा उनके बारे में देखिए कि उन केसेस में अगर आपके पास कोई मिसिंग वैल्यू डेटा में है तो आप उनको किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक या दो एग्जाम्पल लेकर के ये बता दिया कि इस इशू को हम कैसे हैंडल करेंगे, लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के जो भी फंक्शंस आएंगे, कमांड्स आएंगे और उनको हम वहाँ पे जो यूज़ करेंगे ये एज्यूम करते हुए कि हमारे पास पूरा डेटा है। और अगर डेटा नहीं अगर है देन ऑब्वियसली आपको यही काम करना है कि या तो आपको NA.rm को यूज़ करना है या आपको उसके हेल्प मेन्यू में जा कर के एक बार देखना पड़ेगा कि अगर हमारे डेटा में कोई मिसिंग वैल्यू है तो उनको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और इनके साथ में दोस्ती करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी फैमिलियरिटी होना चाहिए कि अगर इस तरह की अगर हमारी कोई भी सिचुएशन आएगी तो उसको हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे। तो चलिए आप इन कमांड्स की, इन फंक्शन की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पे मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।